1125 से 1225 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ, जो एक मुस्लिम राजवंश था और जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। यह युग राजनीतिक उथल-पुथल, क्षेत्रीय संघर्षों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक ऐसा मिश्रण था जिसने भारतीय सभ्यता के पाठ्यक्रम को नया रूप दिया। इस काल में उत्तर भारत कई राजपूत राज्यों से भरा हुआ था। ये राज्य हालांकि अक्सर एक दूसरे के साथ झड़पों में उलझे रहते थे, लेकिन इस क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश कर रही किसी भी बाहरी ताकत के लिए एक दुर्जय चुनौती पेश करते थे। भारतीय समाज का ताना बाना भी बदल रहा था। नए धार्मिक आंदोलन, विशेष रूप से हिंदू धर्म के भीतर, गति पकड़ रहे थे, जो स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। ऐसी गतिशील और जटिल पृष्ठभूमि में ही दिल्ली सल्तनत के इतिहास का उद्भव हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कोई एकल घटना नहीं थी, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनी के आक्रमणों से हुई। गजनी ने भारत की समृद्धि पर अपनी निगाहें जमाई, कई बार आक्रमण किए, मंदिरों को लूटा और विशाल धनराशि जमा की। हालांकि उसका उद्देश्य भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि मध्य एशिया में अपने अभियानों के लिए संसाधन सुरक्षित करना था। उसकी लूटपाट हालांकि विनाशकारी थी, अल्पकालिक थी। ये तब तक नहीं था जब तक मोहम्मद गोरी का आगमन नहीं हुआ, जो अधिक महत्वाकांक्षी डिजाइनों वाला शासक था कि भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। यह काल केवल सैन्य विजयों और राजनीतिक परिवर्तनों का नहीं था। इसने कला, स्थापत्य और साहित्य के उत्कर्ष को भी देखा। विविध संस्कृतियों के बीच परस्पर क्रिया ने विचारों और परंपराओं के संश्लेषण को जन्म दिया। तुर्की मूल का एक मुस्लिम राजवंश दिल्ली सल्तनत गौरी साम्राज्य की राख से उभरा। मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान में अपने शासन को मजबूत करने के बाद भारत के उपजाऊ मैदानों पर अपनी नजरें जमाईं। अजमेर के चौहानों, विशेष रूप से बहादुर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत राज्यों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में गौरी सेना 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना से भिड़ गई। युद्ध राजपूतों के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने गोरी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस झटके ने गोरी की महत्वाकांक्षाओं को कम नहीं किया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध क्षेत्र में लौट आया, इस बार बेहतर तैयारी और एक बड़ी सेना के साथ। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बेहतर रणनीति के साथ मिलकर गोरी के सैन्य कौशल ने राजपूत सेनाओं को पछाड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान हार गए और मारे गए, जिसने उत्तरी भारत की मुस्लिम विजय की शुरुआत को चिह्नित किया। तराइन की जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने अपने भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक को भारत में अपना वायसराय नियुक्त किया। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें एक नए शासक वर्ग का उदय और उत्तरी भारत का क्रमिक इस्लामीकरण होगा। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें अक्सर दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में सम्मानित किया जाता है, कम उम्र में ही अजमेर के सिंहासन पर चढ़े। अपनी वीरता, सैन्य कौशल और शिष्टता के लिए जाने जाने वाले वह जल्दी ही उत्तर भारत के राजपूत शासकों में प्रमुखता से उभरे। पृथ्वीराज का शासनकाल निरंतर युद्ध का काल था। उसने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने राज्य का सफलतापूर्वक विस्तार किया, पड़ोसी राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बढ़ती शक्ति और प्रभाव ने उन्हें गौरी आक्रमणों के बढ़ते ज्वार के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध में एक स्वाभाविक नेता बना दिया। पृथ्वीराज का दरबार विद्या और संस्कृति का केंद्र था। वह कवियों और विद्वानों के संरक्षक थे और उनका दरबार प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव की उपस्थिति से सुशोभित था, जो महाकाव्य कविता गीत गोविंद के लेखक थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज स्वयं एक कुशल कवि और योद्धा थे, जो राजपूत शिष्टता के आदर्शों को धारण करते थे। गौरी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की उनकी बहादुर रक्षा, जिसका समापन तराइन के पहले युद्ध में हुआ, ने भारतीय इतिहास में उनके स्थान को मजबूत किया। हालांकि अंततः तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए और मारे गए, पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता ने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा।
1191 और 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के युद्ध महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार दिया। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली गोरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के अधीन राजपूत सेनाओं के बीच लड़े गए ये युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। तराइन का पहला युद्ध राजपूतों के लिए एक शानदार जीत ने राजपूत संघ की ताकत और लचीलापन का प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सामरिक प्रतिभा और अपने सैनिकों की वीरता के साथ गौरी सेना पर करारी हार दी, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि 1 साल बाद लड़े गए तराइन के दूसरे युद्ध ने युद्ध की किस्मत को उलट दिया। मोहम्मद गोरी ने अपनी पिछली हार से सीख लेते हुए एक बड़ी, बेहतर ढंग से सुसज्जित सेना के साथ वापसी की और बेहतर रणनीति का इस्तेमाल किया। राजपूत सेना हालांकि बहादुरी से लड़ रही थी, गौरी हमले से अभिभूत थी। तराइन में हार के दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल राजपूत प्रतिरोध को चकनाचूर कर दिया, बल्कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। गौरी विजय ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। मोहम्मद गोरी का गुलाम सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में उभरा। गोरी की भारतीय विजयों के वायसराय के रूप में नियुक्त ऐबक ने गोरी लाभों को समेकित किया और भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। अपने प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले ऐबक ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर जल्दी से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया, विद्रोही राजपूत प्रमुखों को अपने अधीन कर लिया और अपने दायरे का पूर्व की ओर विस्तार किया। अपनी सैन्य व्यस्तताओं के बावजूद ऐबक कला और स्थापत्य कला के संरक्षक थे। उन्होंने कई मस्जिदों और अन्य स्थापत्य कलाओं के निर्माण का औफ्तराक दिया, विशेष रूप से दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में बनी पहली मस्जिद थी। उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण की भी शुरुआत की, जो एक विशाल मीनार है जो नव स्थापित सल्तनत की शक्ति का प्रतीक है। ऐबक का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, महत्वपूर्ण उपलब्धियों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने न केवल भारत में एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6 कुतुब मीनार का निर्माण। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। 1199 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार की कल्पना एक विजय टॉवर के रूप में की गई थी, जो दिल्ली की मुस्लिम विजय की स्मृति में थी। कुतुब मीनार का निर्माण कई दशकों तक चला और इसमें दिल्ली सल्तनत के कई शासक शामिल थे। जहां ऐबक ने इसकी नींव रखी और इसकी पहली मंजिल के निर्माण का निरीक्षण किया, वहीं बाद के शासकों, जिनमें इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक शामिल थे, ने इसकी ऊंचाई और भव्यता को और बढ़ाया। कुतुब मीनार अपनी जटिल नक्काशी, इसकी दीवारों पर खुदे कुरान के छंदों और इसकी विशाल ऊंचाई के साथ न केवल इस्लामी जीत के प्रतीक के रूप में कार्य करता था, बल्कि एक मीनार के रूप में भी काम करता था, जहां से प्रार्थना के लिए आह्वान की घोषणा की जाती थी। ये दिल्ली के स्थापत्य परिदृश्य का एक अभिन्न अंग और दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन गया। कुतुब मीनार की स्थापत्य शैली इस्लामी और भारतीय प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, जटिल नक्काशी और सुलेख इस्लामी वास्तुकला की विशेषता है, जबकि बालकनी और सजावटी तत्व भारतीय स्थापत्य परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। भाग 7 इल्तुतमिश के तहत समेकन। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम सेनापति इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ा। उसके शासन ने सल्तनत के समेकन और विस्तार में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानते हुए इल्तुतमिश ने सल्तनत के प्रशासनिक और सैन्य संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की, सेना को पुनर्गठित किया और टंका नामक चांदी के सिक्कों पर आधारित एक नई मौद्रिक प्रणाली लागू की। इल्तुतमिश को चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य से एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में फैली मंगोल सेनाएं भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार थीं। इल्तुतमिश के राजनयिक कौशल और सैन्य तत्परता ने एक पूर्ण पैमाने पर मंगोल आक्रमण को रोका,
नवजात दिल्ली सल्तनत को एक दुर्जय दुश्मन से बचाया। इल्तुतमिश के शासनकाल में कला, स्थापत्य और साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ। उन्होंने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया और कुतुब मीनार का निर्माण जारी रखा, इसकी ऊंचाई और भव्यता को और बढ़ाया। उनके शासनकाल ने आने वाली शताब्दियों में दिल्ली सल्तनत के विस्तार और समृद्धि के लिए एक ठोस नींव रखी। भाग 8, मंगोल आक्रमण। 13वीं शताब्दी में महान चंगेज खान के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमणों ने पूरे एशिया और यूरोप में खलबली मचा दी। इल्तुतमिश के शासन में दिल्ली सल्तनत को 1220 के दशक की शुरुआत में एक मंगोल आक्रमण के सीधे खतरे का सामना करना पड़ा। मंगोल अपनी सैन्य शक्ति, क्रूर रणनीति और विशाल साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, ने सल्तनत के लिए एक कठिन चुनौती पेश की। मध्य एशिया के माध्यम से उनकी तीव्र प्रगति और फारस की उनकी विजय ने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी। इल्तुतमिश आसन्न खतरे से अवगत एक संभावित मंगोल आक्रमण के लिए तैयार था। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, रणनीतिक गढ़ों को मजबूत किया और एक सतर्क राजनयिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कुशलता से मुख्य मंगोल सेना के साथ सीधे टकराव से परहेज किया, जो उस समय मध्य एशिया में अभियानों में लगी हुई थी। हालांकि चंगेज खान की मृत्यु के बाद के दशकों में दिल्ली सल्तनत को कई मंगोल छह रेड्स और घुसपैठ का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश की विवेकपूर्ण नीतियों और सैन्य तत्परता ने भारत की पूर्ण पैमाने पर मंगोल विजय को रोक दिया। मंगोल खतरा हालांकि अंततः समाहित हो गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सल्तनत को एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने के लिए मजबूर किया, जिससे संसाधनों को अन्य क्षेत्रों से हटा दिया गया। आक्रमण के निरंतर खतरे के कारण शहरों की किलेबंदी और रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण भी हुआ, जिसने उत्तर भारत के स्थापत्य परिदृश्य को आकार दिया। भाग 9, निष्कर्ष। 1125 से 1225 ईस्वी तक की अवधि में उत्तर भारत में राजपूत प्रभुत्व के पतन और दिल्ली सल्तनत के उदय को देखा गया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए तराइन के युद्धों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली सल्तनत ने अपने शुरुआती शासकों कुतुब उद-दीन ऐबक और इल्तुतमिश के नेतृत्व में अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। भव्य मस्जिदों, मीनारों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण ने इस्लामी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक किया। हालांकि यह अवधि केवल सैन्य विजयों और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में नहीं थी। इसने मौजूदा सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए रूपों के उद्भव को भी देखा। इस्लामी और भारतीय संस्कृतियों के बीच बातचीत ने एक अनोखी समसिंक्रेटिक संस्कृति की नींव रखी, जो आने वाली शताब्दियों में फलती फूलती रही। मंगोल आक्रमण हालांकि सल्तनत द्वारा सफलतापूर्वक रद्द कर दिए गए, एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की और सल्तनत की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों को आकार दिया। इसलिए 1125 से 1225 ईस्वी तक की अवधि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें एक नए शासक वर्ग का उदय, इस्लाम का प्रसार और इंडो इस्लामिक का उत्कर्ष होगा। संस्कृति